नमस्कार दोस्तों, द सीरियस कॉमेडी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसे हमारे जिंदा रहने के लिए हवा और पानी जरूरी है ना, उसी तरह इस चैनल के जिंदा रहने के लिए आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स बहुत जरूरी हैं। आपके कमेंट्स इस चैनल को ऑक्सीजन देते हैं और आपके लाइक्स इस चैनल की प्यास बुझाते हैं। दोस्तों, इस क्रम को बनाए रखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जो मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे इंसान को कुछ मिलता जाता है वो और ज्यादा लालची होता जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों, कुछ समय पहले हमने वीडियोस बनाए थे जिसमें हमने कुछ ऐसे लोगों के इंटरव्यूज किए थे जो काल्पनिक लोग हैं। जैसे हमने एक नेताजी का इंटरव्यू किया था जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि एक चैनल जब अपनी लीक से हटकर कुछ करता है तो YouTube उसके उन वीडियोस को आगे नहीं बढ़ाता। शायद इसीलिए ज्यादा लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा। दोस्तों, मेरी आपसे दरखास्त है कि कृपया उन वीडियोस को देखिए और मुझे बताइए कि वो प्रयास आपको कैसा लगा। क्या हमने उन वीडियोस को बनाना कंटिन्यू करना चाहिए या कहानियों पर ही टिके रहना चाहिए? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उन वीडियोस को देखकर मुझे अपनी राय जरूर देंगे। अपनी आने वाली कुछ पोस्ट्स में मैं उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप प्लीज वहां से जाकर उन वीडियोस को जरूर देखें। और भाई साहब, तुम्हें अपनी बिन ब्याही बहन की फिक्र है, पर बिन ब्याही बहन उस बहन से अच्छी है जो परिवार के मुंह पर कालिख पोत कर चली जाए। ससुराल से भाग आई थी मेरी बहन और न जाने किसके साथ चली गई। 2 साल हो गए, कोई पता नहीं। गांव जाति में कोई हमारा मुंह नहीं देखना चाहता, कोई पास बैठाकर चुल्लू भर पानी पिलाने वाला नहीं। मैं क्या जी रहा हूं? अरे मैं तो मर चुका हूं। ये तो मेरी लाश है जिसको निचोड़कर मेरा बाप शराब पीता है और जिसके मांस को चीथ कर परिवार भूख शांत करता है। दोस्तों, आमतौर पर हरिशंकर परसाई अपने व्यंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कई संवेदनाओं भरी मार्मिक कहानियां भी लिखी हैं जो इंसान के मन की गहराइयों को टटोलती हैं। ऐसी ही एक कहानी है दुख का ताज, और वही कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। दुख का ताज, हरिशंकर परसाई। कोई क्षण ऐसा होता है जब मनुष्य अपनी आत्मा को निकाल कर हथेली पर रख लेना चाहता है। उसे पूर्ण निर्वैयक्तिक भाव से निर्लिप्त रहकर चारों ओर से जी भर देखना चाहता है। उसे दूसरों को दिखाते हुए घूमना चाहता है। ऐसी घड़ी में संकोच की दीवारें सहसा टूट जाती हैं। लाज शर्म के पर्दे हट जाते हैं और मनुष्य अपने सच्चे नंगे रूप में खड़ा हो जाता है। वो रात ऐसी ही थी। दिसंबर का महीना, कड़ाके की ठंड। शाम को 3 घंटे पानी बरसा था। शरीर को छेदने वाली ठंडी गीली हवा सनसना रही थी। दूसरी मंजिल पर उखड़ी सीमेंट के फर्श पर बिस्तर बिछाए वे दोनों एक कंबल में लिपटे पड़े थे। सकरे कमरे की दीवारें पैर और सर को लगभग छूती थी। कंबल 2 थे मगर फटे थे और उन दोनों को उन्होंने ऐसी चतुराई से दुनिया लिया था कि वे परस्पर एक दूसरे के छिद्रों को ढांके हुए थे। एक दूसरे के छिद्रों को ढांकने वाले कंबलों की तरह ही ये दोनों मित्र थे। एक ही दफ्तर में काम करते थे और एक ही फर्श पर, एक छत की छाया में, एक बिस्तर पर, एक ही कंबल में लिपटे पड़े रहते थे। मामूली पढ़े लिखे ये दोनों एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की धूल महीनों छान कर अब 8-8 महीने के लिए नौकरी पा गए थे। ये 5वां महीना चल रहा था। 3 महीने बाद फिर दोनों सड़क पर होंगे, फिर कहीं 2-4 माह की नौकरी। वर्षों से यही क्रम चल रहा था। दिन भर दफ्तर में काम करते, शाम को किसी सस्ते होटल में खाना खा लेते, थोड़ी देर यहां वहां घूमते, सिनेमा घरों में दीवार पर चिपके इश्तिहारों की तस्वीरें जी भर देखते और आकर फटे दोहरे कंबल में सो जाते। ऐसा नहीं था कि नए सस्ते कंबल नहीं खरीद सकते थे, खरीदने का मन नहीं होता था।
10-5 रुपए ज्यादा देकर बड़े कमरे में भी रह सकते थे, पर इस गंदे अंधे कमरे को वे छोड़ना नहीं चाहते थे। इसका उखड़ा उखड़ा फर्श, खुदी हुई गंदी दीवार, बिना चटखनी की खिड़की, गंदे कोने, भनभनाते मच्छर, ये सब उन्हें अच्छे लगते थे। खटमल भरे गंदे बिस्तर पर इस कमरे में सोने में उन्हें एक सुख और गर्व का अनुभव होने लगा था। वे इस गंदगी को, दरिद्रता को गर्वपूर्वक सिर पर धारण किए घूमते थे, जैसे कोई ताज पहने हो। हवा के झोंके ने खिड़की को धक्का मारा और दोनों पल्लों को दबाए जो ईंट रखी थी उसे गिरा दिया। खिड़की खुल गई और छुरी जैसी एक वायु तरंग ने कंबल को चीर कर उनके शरीर को छेद दिया। गोविंद पड़े पड़े फुटफुटाया, धत तेरी हवा की, यार जरा ईंट फिर से रख देना। रामेश्वर बोला, अरे बाप रे, इतनी ठंड में मुझसे नहीं उठा जाएगा, घंटे भर में फिर शरीर गर्म होगा। गोविंद ने मनाया, अरे मैं तुझे गर्म कर दूंगा, आकर चिपट जाना। खुदी रही तो यार सवेरे निमोनिया से दोनों मरे मिलेंगे। रामेश्वर बड़बड़ाता उठा, मकान मालिक को खूब गालियां दी। साला हरामखोर, हर महीना किराया झपट लेता है और एक सांकल लगवाने का नाम भी नहीं लेता। अब की पहली को आएगा तो जूते मारकर निकाल दूंगा। ईंट जमा कर रखी और सी करता एकदम कंबल में घुस गया। दोनों बड़ी देर मौन पड़े रहे। ठंड ने जैसे दोनों के मन को बर्फ सा जमा दिया था। ठंडा अवसाद चारों ओर से हृदय को घेरे था। बड़ी देर तक वे पड़े पड़े न जाने क्या क्या सोचते रहे। फिर दोनों के मुंह से अकस्मात निकला, अरे ये भी क्या जिंदगी है। फिर दोनों मौन हो गए। रात की मौन भयानकता ने उनके मन की पीड़ा को उभार दिया था। भुगते हुए दुख ऊपर आ गए। लापरवाही से ढकी उनकी दुर्दशा एकदम उठकर जैसे सामने खड़ी हो गई थी। गोविंद कहने लगा, तुम नहीं जानते मैंने कितने दुख भोगे हैं। मैं मैट्रिक पास हुआ तभी पिताजी भी बीमार पड़े। मैंने उनकी छटपटाहट देखी है। वे जीना चाहते थे, मगर सहारा कहां से आता। दवा दारू का पैसा ही कहां था। उनका वो सूखा हुआ दयनीय मुख, वो निराश आंखें अभी भी मेरी आंखों के सामने झूल जाती हैं। जब किसी बीमार वृद्ध को देखता हूं तो मुझे अपने पिता का मरने के पहले का चेहरा याद आ जाता है। मैं रो पड़ता हूं। उसका गला भर आया, जरा रुक कर बोला, और मरते समय उनकी आंखों की वो लाचारी, मानो कह रहे हो कि बेटा मैं तुम लोगों के लिए जीना तो चाहता हूं, पर मौत से लड़ने लायक शक्ति ही नहीं रह गई है। अब तुम्हारा क्या होगा। और उसके बाद से दोस्त हम लोग भूखे ही मरते रहे हैं। मां ने घर के बर्तन बेचकर भाई बहनों का पेट कुछ दिन भरा। मैं मारा मारा फिरता रहा नौकरी की तलाश में। रेलवे प्लेटफॉर्म की बेंचों पर 24-24 घंटे भूखा पड़ा रहा हूं। फिर पेट की आग में झोंकने के लिए होटल से पूड़ियों की चोरी की और पिटा, पर पिटते पिटते भी पूड़ी मुंह में भर ली। रामेश्वर ने टोका, अरे छोड़ भी यार, ये तो हमेशा का रोना है, कोई और बात कर। गोविंद कराह कर बोला, और मेरे पास क्या है, प्यार की बात करूं? भूख से बचने में ही जिसका हर क्षण लगा रहा है, उसे प्यार करने की फुर्सत ही कैसे मिलेगी? तुम नहीं जानते तुमने दुख भोगा कहां है। भाई और बहन को दवाई के अभाव में प्राण त्यागते देखा है मैंने। मैं बैठा टुकुर टुकुर देखता रहा और वे एक के बाद एक मरते गए। और अब मां और एक बहन घर में है। मेरी नौकरी का ठिकाना नहीं। बहन जवान हो गई है। मैं उसके डर के मारे घर नहीं जाता। उसे देखता हूं तो जैसे कलेजे में तेजाब उतर जाता है। ये उसकी ससुराल में रहने की उम्र है, पर बिना पैसे के कौन उससे शादी करेगा। और अब 3 महीने बाद बेकार हो जाऊंगा, तब घर क्या मुंह लेकर जाऊंगा। उसकी आंखें सजल हो गईं और गहरी सांस लेकर वो दुख के आवेग में रामेश्वर से चिपट गया और बोला, इससे तो मौत अच्छी। रामेश्वर जैसे पत्थर हो गया था। वो हिला डुला तक नहीं। दुखी मित्र के ऊपर सहानुभूति का हाथ तक नहीं फेरा। गोविंद का दुखी मन तड़प कर रामेश्वर का सहारा लेना चाह रहा था।
पर उसे लगा कि उसने निष्प्राण पत्थर को कलेजे से लगा लिया हो। रामेश्वर की समस्त चेतना अपने भीतर के उठ रहे आवेग को संभालने में लगी थी। वो गोविंद की दुख कथा सुन रहा था। सुनते सुनते उसके हृदय के किसी कोने से दर्द उठा। धीरे धीरे उसने उसकी पूरी चेतना को अभिभूत कर दिया। उस ठंडी रात में उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर जल रहा हो। दुखी वो भी था और शायद वो दुख ही था जो इन दोनों को इतने समीप ले आया था। परस्पर छिपाने लायक उनके पास कुछ नहीं था। वे एक दूसरे की दुखती रगों को जानते थे, एक दूसरे से कितनी बार अपने दुख कह चुके थे। पर आज तो जैसे उनके दुखी प्राण निकलकर बाहर मंडराना चाहते थे। रामेश्वर मौन रहने का प्रयास कर रहा था। वो अपने दुख नहीं कहना चाहता था, पर उसने सब कुछ कहां कहा था। कुछ अनकहा रह गया था। घर की गरीबी, भुखमरी, बेकारी, मौत, ये सब दोनों ने भुगती थी। पर रामेश्वर को कितने ही दुख थे जो उसने अभी तक छिपा रखे थे। पर आज की ठंडी रात, सनसनाती हवा और गोविंद के हाल ही के दुख के विवरण से उसके मन के सब बंधन टूट गए। अपने कलेजे से चिपटे हुए मित्र के प्रति उसके मन में करुणा जागृत नहीं हुई। और मौकों पर वे एक दूसरे को समझाते थे, सांत्वना देते थे, धीरज बंधाते थे। पर आज रामेश्वर कुछ और सोच रहा था। ऐसा रोता है जैसे सारी दुनिया का दुख इसी ने भोगा है। अभी दुख इसने देखा कहां है। ये समझता है कि मैं बहुत मजे में हूं और यही दुखी है। तब वो सहसा बोला, तूने अभी कुछ नहीं भुगता है। जब भीतर पेट की ज्वाला धू धू करे और बाहर मुंह भी काला हो जाए, तब आदमी को मौत से प्यारा कुछ और लगता ही नहीं है। मगर मैं जी रहा हूं। कभी कभी मरा बाप जिंदा बाप से अच्छा होता है। मेरे पिता जिंदा है, लेकिन मेरी तनख्वाह के आधे पैसे उनकी दवा और शराब में चले जाते हैं। जिंदगी भर पीते रहे और एक औरत को रखे रहे। घर जाने में मेरा प्राण क्यों कांपता है जानते हो? मेरे वे 2 भाई बहन जिनकी आंखों में भूख झांकती है, मुझसे चिपट जाते हैं तो मन में आता है कि इसी दम मर जाऊं। वो भयानक गरीबी और भुखमरी। और भाई साहब, तुम्हें अपनी बिन ब्याही बहन की फिक्र है, पर बिन ब्याही बहन उस बहन से अच्छी है जो परिवार के मुंह पर कालिख पोत कर चली जाए। ससुराल से भाग आई थी मेरी बहन, और न जाने किसके साथ चली गई। 2 साल हो गए, कोई पता नहीं। गांव जाति में कोई हमारा मुंह नहीं देखना चाहता। कोई पास बैठाकर चुल्लू भर पानी पिलाने वाला नहीं। मैं क्या जी रहा हूं? अरे मैं तो मर चुका हूं। ये तो मेरी लाश है जिसको निचोड़ कर मेरा बाप शराब पीता है और जिसके मांस को चीथ कर परिवार भूख शांत करता है। वो जरा देर चुप हो गया। न जाने क्या हुआ गोविंद को, वो एकदम उससे दूर हट गया। बिस्तर के दूसरे कोने पर कंबल के अंतिम छोर को दबाए निश्चल पड़ा रहा। एक विचित्र प्रकार की घृणा उसे रामेश्वर से हुई। एक घनीभूत विकर्षण पैदा हो गया। ज्यों ज्यों रामेश्वर अपने दुख का तार चढ़ाता जाता, गोविंद के मन से सहानुभूति घटती जाती और क्रोध बढ़ता जाता। रामेश्वर ने कहा, इतना भुगता है मैंने, कोई और होता तो उसकी राख भी उड़ गई होती। गोविंद अनमने भाव से बोला, अरे अपना अपना दुख सबको बड़ा लगता है। रामेश्वर को चिढ़ आ गई। मेरे जैसा भुगतते तब पता चलता। मेरे पास क्या रह गया? भूख, बेइज्जती, हड्डी तोड़ काम और समय से पहले मौत। तुझे तो मुझसे 1/4 भी नहीं भोगना पड़ा। दोनों की स्पर्धा सी चल रही थी। दोनों दुखी थे और दुख को गर्वपूर्वक वहन करते थे। जिसके पास कुछ नहीं होता, अनंत दुख होता है, वो धीरे धीरे शहादत के गर्व के साथ कष्ट भुगतता है। जीने के लिए आधार चाहिए और सब अभाव में ये दुख ही जीवन का आधार हो जाता है। वे उसे जकड़े रहते हैं, उसमें गौरव समझते हैं। वे दोनों दुख का आधार पकड़े थे। गोविंद समझता था कि मैंने अधिक दुख भोगा है और रामेश्वर सोचता था कि ये अभी जानता ही नहीं है कि मैंने और क्या भुगता है। कह दूंगा तब जानेगा कि मेरे जैसी जिंदगी वो एक दिन भी नहीं जी सकता।
आज उसने कह दिया और कुछ इस भाव से ताना मारा जैसे गोविंद के सिर का मुकुट छीनकर अपने सर पर रख लिया हो। गोविंद के मन में रामेश्वर के प्रति घोर कटुता भर गई। उसे लगा कि वो शत्रु के साथ एक ही कंबल में सो रहा है। उसे उस क्षण अनुभव हुआ जैसे उसकी रही सही जीवनी शक्ति भी चली गई। तभी रामेश्वर बोला, इन 5-6 सालों में जितना दुख भोगा है उतना तुम 2 जन्मों में भी नहीं भोगोगे। गोविंद एक झटके के साथ कंबल को फेंक कर खड़ा हो गया। उसके भीतर अपार क्रोध और घृणा भर गई। दुख का ताज मानो उसका छिन गया था। शत्रु उसके सामने ताज पहने उसकी हंसी उड़ा रहा था। वो बड़बड़ाया, साले, दुख में भी तू मुझसे बढ़ गया। मेरे पास गर्व करने को दुख के सिवा और क्या था? तू उस गर्व को भी छीनना चाहता है। उसने धमाधम रामेश्वर को लात मारना शुरू किया। 4-6 लात मारकर वो हांफता हुआ बैठ गया और जोर से रोने लगा। रामेश्वर चुपचाप लात सहता गया। तनिक भी उसने विरोध नहीं किया। ऐसा प्रसन्न था जैसे उसके मुकुट में नए हीरे जड़े जा रहे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और कुछ न कुछ इस कहानी से आपको सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया कमेंट करके मुझे बताएं, इसे शेयर करें और लाइक का बटन दबाएं ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। द सीरियस कॉमेडी शो के मंच पर आपके आगमन का बहुत बहुत धन्यवाद।